नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पे। टापू जैसा दिख रहा है विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप, बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा ध्वस्त। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने भेजा समन। रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के घर में घुसकर की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की हालत गंभीर। और टीएनएस ट्रस्ट ने कोरोना मरीज के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित बौद्ध स्तूप पिछले 1 महीने से बारिश के पानी से घिरा हुआ है। इसी बीच संग्रामपुर के भवानीपुर में चंपारण तटबंध टूट गया, जिसके कारण बौद्ध स्तूप परिसर में गंडक नदी का भी पानी पहुंच गया। गंडक नदी का पानी विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध स्तूप परिसर के अंदर व बाहर चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे बीच समुद्र में कोई टीला खड़ा है। बौद्ध स्तूप परिसर में 2.5 फीट से 5 फीट तक पानी है। जगह जगह पुरातात्विक विभाग की ओर से खुदाई किए जाने के कारण परिसर के अंदर कहीं कहीं 5 से 7 फीट तक पानी है। इसी बीच खबर यह भी है कि बौद्ध स्तूप की चहारदीवारी का पूर्व व दक्षिण कोने का एक हिस्सा बाढ़ व बारिश के पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया है। बौद्ध स्तूप पूरी तरह जलमग्न हो गया है और यहाँ पहले से बहुत पर्यटक लोग आते थे, जो अभी नहीं आ रहे हैं पानी के जल जमाव के कारण। जैसे इसमें बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, डुबाव पानी हो गया है, इस कारण से पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। तटबंध टूटा है, तटबंध टूटने के कारण बाढ़ का पानी यहाँ प्रवेश कर गया है। चारों तरफ से हम लोग का आन बान और शान केसरिया की बौद्ध स्तूप है, मगर हमारे लिए शोक कहा जाए या अपने भाषा में कुछ भी कहा जाए, चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप आज चारों तरफ से जलमग्न हो गया है। इससे हम लोगों केसरिया वासी को काफ़ी निराशा है। पहले तो एक कोरोना की महामारी झेलकर केसरिया बौद्ध स्तूप में तालाबंदी हो गई। उसके बाद तुरंत बाढ़ की विभीषिका में गंडक नदी की पानी का दबाव नहीं झेल पाई हमारी चंपारण तटबंध, और उसके बाद चंपारण तटबंध टूट जाने के कारण आज पूरा मेरा बौद्ध स्तूप परिसर जलमग्न हो गया है। साथ ही पूरा केसरिया विधानसभा जलमग्न ही जलमग्न है। लोग अब तो नहीं आते होंगे ना? अभी कोई लोग नहीं आता यहाँ पे, जल डूबने की हालात है यहाँ पे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईटी पेशेवर सिद्धार्थ पिठानी को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश होने के लिए तलब किया है। इन्हें भी अभिनेता के पिता के द्वारा बिहार पुलिस को दी गई शिकायत के बाद दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने समन भेजा है। पिठानी अभी मुंबई से बाहर बताए गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि आईटी पेशेवर पिठानी 1 साल से सुशांत सिंह राजपूत के साथ रह रहे थे। कई समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वह कह चुके हैं कि वह 14 जून को अभिनेता के बांद्रा स्थित फ्लैट में मौजूद थे। सुशांत ने उसी दिन कथित रूप से फांसी लगा ली थी। इसके पहले 4 अगस्त को बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में पिठानी का बयान दर्ज किया था। बिहार के कई जिलों में बाढ़ के प्रकोप के बाद अब राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है। जलस्तर गांधी घाट पर 48.12 मीटर था, यह खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर नीचे था। हालांकि दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 49.33 मीटर था, यह खतरे के निशान से 1 मीटर 22 सेंटीमीटर नीचे है। इसके साथ ही कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से 9 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ रही थी, जबकि हाथीदह, मुंगेर और भागलपुर में नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का रुख है। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में हवा में नमी की मात्रा 80% से ऊपर चल रही है। अगले 48 घंटे में 90% तक नमी पहुंच सकती है। फिलहाल 9 अगस्त से बिहार में अच्छी बारिश भी हो सकती है। बिहार में बेकाबू हो चुका कोरोना अब तेजी से लोगों की जान ले रहा है। पटना में कोरोना से 8 लोगों की जान चली गई है। रिटायर्ड डीएसपी कटिहार के खोरिए डॉक्टर समेत पटना के अस्पतालों में 8 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। इनमें से 6 लोगों की मौत पटना एम्स, 2 की मौत एनएमसीएच में हुई है। तो वही पटना जिले में कुल 500 के लगभग नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित की संख्या बढ़कर 11,000 के पार कर गई है। इनमें से 7599 लोग स्वस्थ पाए गए हैं, जबकि 4259 एक्टिव केस है। कटिहार के चिकित्सक डॉक्टर डीएन पोद्दार 23 जुलाई को पटना एम्स में भर्ती हुए थे। इस तरह राज्य में अब तक 18 डॉक्टर की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। पिछले 5 महीने से पूरे देश कोरोना के गंभीर संकट से गुजर रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी की वजह से सैकड़ों मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना के गंभीर मरीजों की हालत को देखते हुए पटना में मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध
कराने का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें से बिहार के जाने माने 2 कोरोना योद्धा ने आगे बढ़कर समाज के लोगों के हित के लिए आगे आए हैं। अभियान को शुरू करने वाले जाने माने जनहित याचिका एक्सपर्ट मणिभूषण प्रताप सिंगर व टीएनएस ट्रस्ट के अध्यक्ष व समाजसेवी टीएन सिंह ने कहा है कि हम लोग पटना में सभी गंभीर कोरोना मरीज के लिए मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा संकल्प है कि बिहार का कोई भी कोरोना मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी से न जाए। देखिए, एक्चुअली बात क्या है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे ही काफी लचर है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। इसमें जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से ऑक्सीजन होने के बावजूद भी लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाती है। इसी बीच में एक समाज सेवक भी हैं और ऑक्सीजन के व्यवसायी भी हैं, टीएन सिंह जी, ठीक है, जिन्होंने एक टीएनएस अपना ट्रस्ट बनाया है। उसके तहत इन्होंने, इनका ये अपना एक संकल्प है कि जो भी जरूरतमंद होगा ऑक्सीजन का, वाकई जरूरतमंद, जो वाकई में ऑक्सीजन का जरूरतमंद होगा, जिसको कि ऑक्सीजन के कारण जान जाने की नौबत आ जाए, तो इनका एक अपना प्रण है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से जान नहीं जाएगी। और इसके लिए इन्होंने 24 घंटे सेवा देने का दृढ़ संकल्प किया है। और इसके लिए यह खुद भी अपने स्तर से तत्पर है। कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे इन्हें कांटेक्ट करके, इनसे संपर्क साध के, यहां तक कि इन्होंने सोशल मीडिया पे अपना परिचय, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दिया है। वहां पहुंच के 24 घंटा कभी भी लोग इनको कांटेक्ट करके फ्री में ऑक्सीजन ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों से एक अपील मैं भी करूंगा कि यह जनता के लिए इतना सोच रहे हैं तो लोग भी इसमें आगे बढ़ के, जो भी समाज सेवा के इच्छुक हो, इनके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति कम से कम अपने बिहार का ऑक्सीजन की कमी से ऐसे लोगों के रहते ना मर पाए। देश में कोरोना वायरस के मामले 20 लाख के पार चला गया है, लेकिन इन हालातों के बीच केंद्र सरकार दोबारा से स्कूल खोलने की योजना पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने 1 सितंबर से 14 नवंबर के बीच में चरणबद्ध तरीके से स्कूल और अन्य शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के कारण मार्च के आखिरी हफ्ते से ही सभी स्कूल बंद है। इस योजना के हिसाब से सचिव के एक समूह के साथ चर्चा भी हो चुकी है। खबर की माने तो इसके लिए कोविड-19 का प्रबंधन देख रहे मंत्री के एक समूह को जिम्मेवारी सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंत्री के इस समूह की अध्यक्षता कर रहे हैं। 11 अगस्त तक चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टी से राय मांगी है कि चुनाव कैसे कराया जाएगा, जिसे लेकर राष्ट्रीय जनसंपर्क पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सैनी ने कहा है कि चुनाव समय पर ही होनी चाहिए और कोरोना को देखते हुए पूरे नियम का पालन करते हुए चुनाव संपन्न कराया जाना चाहिए। देखिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन चुनाव भी निश्चित टाइम से होना चाहिए। तो माननीय चुनाव आयोग को हम सुझाव देते हैं, चुनाव तो समय पर ही होना चाहिए और चुनाव में जो प्रचार होना चाहिए डिजिटल होना चाहिए, पेपर से होना चाहिए, टीवी से होना चाहिए, सोशल मीडिया से होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आदमी के संपर्क में आदमी न आए प्रचार में, इसलिए डिजिटल का प्रयोग अधिक होना चाहिए। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं और प्रत्याशी जो रहेगा और इलेक्शन एजेंट जो रहेगा, सिर्फ उसके लिए ही 2 गाड़ी, एक गाड़ी मिलना चाहिए और सिर्फ वही पब्लिक के बीच घूमे और पीपी किट पहन के घूमे, ताकि कोरोना नहीं फैल सके। यही हम सुझाव देते हैं चुनाव आयोग को। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार में चुनाव का पहला बिगुल बज गया है। बिहार में पंचायत के 21 खाली पदों के लिए 26 और 27 अगस्त को चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी निर्वाचन पदाधिकारी को सूचना दे दी गई है। दरअसल राज्य में 21 खाली पदों पर चुनाव कराए जाने हैं, जिसे लेकर के जिला परिषद उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, उप मुखिया और उप सरपंच के पद खाली हैं। इसके पहले बिहार में पैक्स के चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। पैक्स के चुनाव स्थगित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में बार का हवाला दिया गया था, लेकिन अब पंचायत के खाली पदों के लिए चुनाव का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। लंबे समय से किराए के भवन में संचालित हो रहे जिला परिवहन कार्यालय पटना का अब अपना भवन होगा। फुलवारी शरीफ में लगभग 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक अलग भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जिला परिवहन कार्यालय पटना में तमाम तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिला परिवहन कार्यालय पटना बिस्कोमान भवन में किराए पर संचालित है।
गया के गुरुद्वारा रोड में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को गोली मार दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। बताया जाता है कि गया के गुरुद्वारा रोड में रहने वाले कारोबारी राजकुमार ने जब रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो अपराधियों ने घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दे दिया, जिसमें एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। अब सर हम गोली कभी देखबे नहीं किए तो सर बुलेट लगता छाती सब चुन चुन के रख रहे हैं सर। चुनल है सर और बाकी सब इतना हुआ है। 2 महीना हो गया करीब, हम लोग नहीं थे। हम किसी मेरा पहले का बिजनेस था, सब चौपट हो गया, हमारा पैसा डूब गया, तो हम किसी के यहाँ नौकरी कर लिए और करके बाएं दाएं कर रहे हैं। तो थोड़ा बाएं दाएं देखी आता है तो कोई लेबर दिया, कहेंगे भैया हम कर देंगे कम बेसी, भैया 3-4 को लेबर बैठा हुआ है जो कर देंगे। 5-6 दिन तो कम ही लगे हुआ और 5-6 को सब ऊपर प्लास्टर कर रहा था, 5-6 को लेबर, और ऊपर वहीं 2-3 को 4 को गोली फायरिंग किया और ऊपर सब लेबर के मार पीट के नीचे कर दिया, ताला बांध के गेट में चल गया। बोल देना लिट्टी यादव बोल रहे हैं 5 लाख रुपए लेंगे। किस लिए? गुंडे मकान नहीं बने देंगे, दुश्मनी वगैरह था? हमारा मकान लेला हो गया, जानते हैं 5 साल से कैसे बने। वहाँ पूरा 100 घर है, सब जानता हम कैसे बना रहे हैं मकान। कहाँ पर मकान लगे? महारानी रोड बंगला स्थान के पास है, लाला रोड है। कोई दुश्मनी है सर? नहीं हमको चिंता था, नहीं हमको चिंता था। और सब करके लेबर उबर बजाना की यही है, वही सब थाना में दिए, रिकॉर्डिंग भी है थाना में दे। अब 1.5 दिन हो गया। ये आज शाम तकरीबन 8:15 की घटना है। गुरुद्वारा रोड में है, विनोद प्रसाद जी हैं। इनके घर पे कुछ अज्ञात अपराधियों ने आकर गदर बताई है कि गोली चलाई है, जिसमें एक गोली इनको पैर पर छूते हुए निकली है। माइल्ड रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी ट्रीटमेंट के बाद इनको रिलीज़ कर दिया गया, फिर घर पे हैं। और इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में कुछ इनके जो मझले भाई हैं उनकी कुछ विवाद था प्रॉपर्टी का, किसी ने उनसे कुछ पैसे वैसे मांगे थे और शायद उसी का नतीजा है कि उसी संबंधित कुछ लोगों की ये घटना आशंका ऐसी उन्होंने जाहिर की है। और फिलहाल हम लोग जो भी उन्होंने संदिग्ध का नाम बताया उस पर हम छापामारी हम लोग चल रही है, हमारी टीमें रेड कर रही हैं। और जैसे और फर्दर हम लोग जो भी फॉर्मल कंप्लेंट के द्वारा दी जाती है, कल आज या कल जैसे भी लोग देते हैं, उस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस पर परिवार जनों का कहना है कि सर रंगदारी की जी आप जैसा बता रहे हैं उस पर हम लोग उसी बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। और जो भी इसमें मैटर अगर जैसे बताते हैं हम लोग उसी बिंदु पर करेंगे, और अगर इस प्रकार का मैटर है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना घटा सर, जैसे हम गली से गोली चलाते हुए सब आया सर, तो हम सोचे ना पड़ाका जो राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ है वही पड़ाका उड़ाका छूट रहा। हम लोग तो गोली के कभी आवाज़ सुने नहीं सर। तो हम सोचे भतीजा छोटा है, करीब 10 साल 11 साल का है, भतीजा केमाड़ी खोल दिया। केमाड़ी खोला हमने कौन है, तब राजकुमार मतलब कि भाभू थे ना, तो वो बोली ला कि हम उनसे पूछे थे क्या हुआ था, चल जाइए। तो हम रूम में सर सोए हुए थे, तबीयत ठीक नहीं था सर, तो हम सोए हुए थे। तब जब पर आए ना गट्टा पकड़ करके बोली से ना कि राजकुमार कहाँ गया, अरे राजकुमार कहाँ गया। तो हम कही सर हम नहीं जानते सर कहाँ गया है। तब करीब 10 को 12 को गोली चलाया घर में। तब उसके बाद गोली चलाते हुए यही मिला जुला के 30 से 35 या 40 को गोली होगा। तब गोली चलाई सब कही ना कि राजकुमार कहाँ गया। राजकुमार के कह दियो तुम लोग के पैसा रहे या नहीं रहे, 5 लाख रुपया डिमांड की आज से 1.5 महीना पहले। तो राजकुमार केस की तब प्रशासन से, तब प्रशासन आज तक कोई कुछ नहीं की। अपने लंबित भूमि विवाद को सुलझाने के लिए रोहतास जिला के कोचस में एक दंपति पिछले 5 दिनों से अपने ही घर में सत्याग्रह पर बैठा है। दंपति अशोक गुप्ता तथा उर्मिला गुप्ता का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सरकार के द्वारा विरोध प्रदर्शन की मनाही है। ऐसे में वे लोग अपने लंबित भूमि विवाद को सुलझाने की मांग को लेकर के अपने ही घर पर पिछले 5 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं। आज हम लगातार सत्याग्रह पर बैठे हैं और तमाम सूचना जिला अधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री से लेकर के सबको देने के बाद भी आज तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मेरे निजी भूमि पर भूमि रंगदारों के द्वारा
लगातार गुंडागर्दी जारी है और एसडीएम विक्रमगंज का आदेश भी निष्प्रभावी है। अंचलाधिकारी और वहां के थानेदार दिनारा के अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इसके साथ ही जनता की भी जो 5 सूत्री डिमांड है उसको लेकर के मैं बैठा हूं और यही मेरा मांग है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी तब तक से हम यहाँ हटने वाले नहीं हैं। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता, पूर्व दिनारा विधानसभा प्रत्याशी, राष्ट्रीय सासाराम में लॉकडाउन में नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाया गया। आपको बता देते हैं कि नगर थाने की पुलिस लगातार पोस्ट ऑफिस चौराहे पर लोगों से मास्क पहनकर निकलने की अपील कर रही है, जिसके बावजूद लोग लापरवाह बने हुए हैं। जो आदमी हेलमेट और मास्क नहीं लगाया है उसको पकड़कर उठा बैठी करवा करके तो सजा दे रहे हैं और छोड़ रहे हैं और आगे करवाए आदेश आ जाएगा तो उसको हेलमेट और क्या नाम है आपका? फिर अभी थाने का मतलब अगले आदेश के लिए उसको करवाए उठा बैठी करा रहे हैं उसको बिना हेलमेट और बिना मास्क बना और साहब की फिर आदेश आ जाएगा उसको फिर हम करवाए चलन काटेंगे। क्या नाम है आपका? कोरोना वायरस के संक्रमण तथा लॉकडाउन में एक तरफ जहां भीड़ जुटाने की मनाही है तो वहीं रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने रोहतास जिले के करगहर में अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ बैठक की। इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग दिखी, न ही किसी प्रकार का एहतियातन बरता गया। करगहर के लवी लॉज में यह कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में वर्कर एकत्रित हुए थे। कोरोना के समय में मुलाकात, क्योंकि चुनाव भी अब सामने है तो स्वाभाविक है मुलाकात करके लोगों से बात करना और लोगों का कुशल क्षेम जानना, साथ ही साथ चुनाव की तैयारी में लोग क्या कर रहे हैं उसी संदर्भ में लोगों से बात हुई है और सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोग की कोशिश है कि महागठबंधन का उम्मीदवार जहां जिस क्षेत्र से हो पूरे बिहार में मजबूती से सारे साथी मिलकर उनको जिताने का काम करें, उसकी तैयारी अभी से जरूरी है। सर क्या लगता है इस बार महागठबंधन कैसा रहेगा? महागठबंधन में ऐसे तो जनता से पूछिए कि कैसा रहेगा, लेकिन हमको तो लगता है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। सर कोरोना काल में इतना भीड़ जुटा, लोग बहुत सारे सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी। पटना में ऑटो चालक की पत्नी ने अपने ही नाना ससुर पर मारपीट, इज्जत लूटने की कोशिश व जानलेवा हमला किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है। पूरा मामला पटना सिटी के गमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का है, जहां पर ऑटो चालक संदीप कुमार की पीड़ित पत्नी ने अपने ही नाना व ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग कर रही है। क्या घटना हुआ आपके साथ? मारपीट हुआ मेरे साथ। कौन मारा आपको? नाना नानी और देवर पुत्री। किस लिए मारा? ऐसे ही कुछ बात सब कर रहे थे, इसीलिए हम बोले तो उसी पर से मारपीट करने लगे मेरे साथ। आप इसका सूचना थाना वाला को दिए थे? हाँ दिए, थाना में गए, थाना वाला भगा दिया गाली देकर। उसके बाद बोला कि ये तुम लोग के ऊपर केस है। अभी आप कहाँ गए थे? अभी हम गए थे एडिशनल एसपी के यहाँ। आप जो आवेदन दिया उसमें आप लगा रहे हैं कि आपके साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है? हाँ नाना ससुर जो हैं वो किए थे, गंदा गंदा गाली भी देते हैं। कहते हैं मेरे साथ हो मिलकर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रूबी की नाम हुआ। प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पटना। पटना में कहाँ? ट्रांसपोर्ट नगर। पत्नी के साथ क्या हुआ है घटना? सर हम गए थे गाड़ी चलाने के लिए, सामने बच्चा फ़ोन किया कि पापा मम्मी को उस लोग जान मार दिया है। आए तो देखे कि बच्चा जो है सो रूम में बंद है, बेहोशी हालत में पड़ा हुआ, कोई घर में नहीं है, गेट खुला हुआ है। इनको लेकर के हम PMCH हॉस्पिटल गए और वहाँ से इलाज कराने के बाद में आए 12 बजे रात में, तो गेट बंद था। थाना को सूचना दिए तो थाना कहता है कि हम क्या करें, हम नहीं तुमको पहचानते, तुम फोन रखो, तुम लोग मार करके ये किए हो, तुम घर खाली कर। किस लिए मारपीट हुआ? अब पता नहीं सर, हमेशा इसको जानलेवा हमला करता है। पहले मेरा भी माथा फाड़ दिया। कौन है, कौन वो लोग? नाना है, नानी है, मौसी है, मौसेरा भाई है, अपना भाई है, आपकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी किया जाता है? जी, हमेशा उनका कहना है नाना के कि मेरे साथ तुम रहो, जैसे कहते हैं वैसे ही करो। छोटी पुतोह मेरी साथ में रहते, तुम भी रहो तो तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, घर में रहने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। आप इसका आवेदन लेकर कहाँ गए थे? हम सब जगह दिए हैं सर, अगले बार भी दिए हैं, थाना में भी दिए हैं। थाना वाला 3 अप्रैल के भी पटना SSP के पास गए थे, क्या आपको मिला? तो SSP साहब बोले कि से ठीक है, जाओ थाना में से परसों आना, HSO नंबर ले लेना 8 बजे। अच्छा। और एडिशनल SP के यहाँ भी दिए, जिसका रिसीविंग भी मेरे पास है। और थाना पे जाते हैं तो वहाँ भगा देते हैं। 3 तारीख को भी मेरे साथ ये सब माथा फटा हुआ था,
जिसका हम सूचना दिए थे। तो 3 दिन बुला करके लिए 3, 4 और 5 को एप्लीकेशन लिखित रूप में। उसके बाद में 3 तारीख वाला मेरा ले लिया, जिसमें गलती कहे थे कि ये नहीं चलेगा, इसमें डुएगो के नाम पड़ा हुआ है और तुम बता रहे हो इतना अभियुक्त, तो फिर से दो। तो उसका 5 तारीख वाला और मेरा 3 तारीख वाला लेकर के कहते हैं क्या कि काउंटर केस है। जब मेरा 3 तारीख का पर FIR हुआ और उनके 5 तारीख का, तो फिर काउंटर केस कहाँ हुआ? आप क्या मांग कर रहे हैं? हम इंसाफ मांगना चाह रहे हैं सर। मेरा सारा घर द्वार भी बेच दिए हैं नाना नानी, पैसा मौसी के अकाउंट में गया, यहाँ तक कि बचपन से नींद के दवाई और पागल के दवाई खिलाया जाता था, जिसका मेरे पास भी प्रूफ है कि पागल के दवाई कहाँ से आता था और किसके नाम पे आता था। वो मेरे ही नाम पे आता था। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम जी यहाँ रहने वाले ओबरा औरंगाबाद। मम्मी पापा एक्सपायर कर गए थे तो नन्हे नानी पोसे थे, शादी विवाह सारा चीज बचपन से वही किए। इन्हीं के यहाँ जन्म हुआ था। हमारा ट्रांसपोर्ट नगर में मकान है। आप क्या करते हैं? हम जी टेम्पू चलाते हैं। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के मिर्चाई घाट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार युवक ने गंगा नदी में मौत की छलांग लगा दी। बताया जाता है कि युवक अपने दोस्त के साथ बाइक से मिर्चाई घाट पर आया था, जहां उसे युवक ने अपने बाइक को घाट किनारे लगाकर गंगा नदी में मौत की छलांग लगा दी, जिससे घाट किनारे अफरा तफरी का माहौल मच गया, जिसकी सूचना चौक थाने की पुलिस को दे दी गई। कि तो इसकी 5 मिनट ऊपर हम आ रहा है, इतने दिन में जो नया हेलमेट रखा, हेलमेट रख के पुल पर चढ़ा, पुल पर रखते के साथ कह रहा है कि कह दियो घोड़े कि हम दुनिया से जा रहा है। किसके साथ में आया था? वो आदमी है, उनका जो काम वो करता है, वही उनका जो वो सामान उमान ले लेता, खाए पिए वाला बेचारा, वो तो हद से प्राण छोड़ रहा था। दोस्त के साथ नहीं? दोस्त के साथ था। एक ही मोटरसाइकिल? एक के मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी लग रही है ना, गाड़ी चल गई। वही गाड़ी पर हेलमेट चाबी उधरे रख के कूदा, पता नहीं चला। गंगा जी? हाँ। कहाँ का रहने वाला कुछ पता चला? बेगमा के हवेली वाले तो गोरहट्टा, बेगमा के हवेली सेंटेंस स्कूल के पास। आप बोलिए ना भाई, हम तो जानेंगे गोरहट्टे कहेंगे, उसको पानी टंकी कह सकते हैं। ना, सेंटेंस स्कूल बेगमा की हवेली। नाम क्या कुछ पता चला? राजकुमार उसको नाम बोल रहा है, जो डूबा है राजकुमार नाम? हाँ, ऐसे मिट्ठू सब कहता है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो राम बाबू हुआ था। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक पर दिन दहाड़े आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पड़ोसी द्वारा घर से बुलाकर पीट कर हत्या कर दी गई है। तो वहीं हत्या की घटना से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। घटना के बारे में मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति सुनील शाह घर में था, तभी पड़ोस में रहने वाले शीतल शाह उसको घर से बुलाकर लक्ष्मी चौक स्थित मंदिर में ले गए, जहाँ दोनों के बीच किसी मामले को लेकर के जमकर बहस हुई, जिसमें आरोपी आक्रोशित होकर अपने सुनील शाह के जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ढीला पर मारपीट में लैया दू तीन फट मार लिया, नटी कस के जान दे रहा। अच्छा मट के डॉक्टर के ले जात प्राण छूट गया करे। कौन किया? कौन किया था? शीतला कल गई। कहाँ का रहने वाला? ये मोहल्ला में रहने वाला। क्या नाम है उसके पिताजी? अगर पिता के नाम ना जाना, अगर पिता के नाम ना जाना। आपके पति का नाम क्या है? पति का? सुनील शाह। सुनील शाह। पहले से कुछ विवाद हुई था? कुछ न रहा, सब दर से घूम घाम के लगाइया। केकरा से झगड़ा ले रहा, कुछ न करत रहा। पुलिस ले गया? कहाँ दुनी ले गया। क्या नाम है आपका? सुदामा देवी। लक्ष्मी चौक पर सुनील कुमार का घर है। वे अपने घर पर थे, इतने में एक शीतलाल शाह नामक व्यक्ति जो 30-35 वर्ष के हैं, उधर से आए हैं और अचानक उसको गाली देने लगे हैं। गाली देने से मना किया है तो पटक करके उसका नटी ही जान दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। वह मुख्य बर्दात पर पकड़ा गया है, शीतलाल शाह, जो हम लोगों के कब्जा में है, और उन लोगों को ला करके हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं।
यही घटना है। सर कितने लोग इस घटना में शामिल है कि अकेले हैं अकेले? तो शराब पीने की बात आ रही है, शराब पिए था दोनों? हाँ, तो ऐसा तो हम लोगों को भी सुनने में आया, लेकिन जांच कराने के बाद पता चलेगा कि शराब पिए हुआ कि ऐसा ही मार दिया है। क्या करता था ये सर पेशे से? ये खासकर शादी ब्याह में हलवाई का काम करते थे, शुद्ध मजदूर थे। अच्छा। और मजदूरी पर ही इनका 4 बच्चे का भरण पोषण होता था, जो आज इनको मार करके उनको बच्चे लोगों को अनाथ कर दिया गया है। ये सनसनीखेज और गंभीर मामला है और अपराधी को हम लोग पकड़ चुके हैं और स्पीडी ट्रायल कराकर मैं चाहूँगा कि उसको सजा करा दें। थैंक यू। क्या हुआ है पूरा घटनाक्रम बताइए तो। घटना हुआ है कि सर काम कर रहा था, है ना, पकाई वकाई का लगा हुआ था, तो पैसा तो मांगा है और वापस में आया, इतना पिए हुआ था, इतना मार मारा है कि दोबारा फिर लौट के आया, है ना, फिर लट्ठी जाँच के मारा है, ब्रिज में गिरा दिया, लट्ठी जताया हुआ है, यहाँ छिड़ाया हुआ है और छोट बच्चा सब है, 4 वो सब है। ये कौन लोग है जो मारा है? ये लोग है बगल का है। नाम हम कुछ? उसका नाम है बसंत, नाम है बसंत शाह और शीतल शाह और मेरा भाई है, छोटा भाई है, हमारे यहाँ सुनील शाह है। ये दोनों में विवाद क्या चीज़ का चल रहा था? विवाद हो रहा कि वो आपस में झगड़ा कर रहा था, गया छोड़ा ने पिया हुआ था तो उसका लट्ठी जाँच दिया, यही सब मेरा है सर। अच्छा, तो फिर कैसे इनकी मौत हो गई? तब वो हमारा लट्ठी कसा हुआ था सर, तो नीचे गिर गया, इसका ब्रेन में चोट लग गया, इसका छिला गया, लट्ठी जाता हुआ था, तो सब आदमी छोड़ा दिया, हम उगने में ठीक था, और बाद तुरंत मर गया। हॉस्पिटल वगैरह भी ले गए? हाँ, हॉस्पिटल में डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हाँ। क्या नाम था इनका? इनका नाम सुनील शाह है। घर कहाँ हो गया? लक्ष्मी चौक। उम्र वही 35 साल है। आपका परिचय? हम लोग का बड़ा भाई है। नाम? केवल शाह। मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड परिसर पीएचसी स्थित नवनिर्मित डॉक्टर आवास भवन का उद्घाटन सादे समारोह के बीच स्थानीय विधायक डॉक्टर सेमी मोहम्मद ने किया है। मौके पर मौजूद प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एजाज अहमद ने बताया कि उक्त भवन लगभग 54 लाख की प्रचलित राशि से बना है। आज इस डॉक्टर क्वार्टर्स का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे इस महामारी में डॉक्टर्स को रहने के लिए बहुत परेशानी होती थी, इसको देखते हुए आज ये 4 क्वार्टर डॉक्टर्स के हवाले किया गया। इसमें ये लोग आसानी से रह करके और जनता की सेवा, मरीजों की सेवा आराम से कर सकते हैं और यहाँ पे और जो भी दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग आगे तत्पर हैं। यहाँ पे जांच भी शुरू हो गई है। जिन भाइयों को कोरोना का लक्षण अगर थोड़ा भी दिखाई दे रहा है वो तुरंत पीएचसी में आ करके यहाँ आप जांच करा सकते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।